फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के बाद अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, दैट इज कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन मतलब अब हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स जनरल मोशन। जनरल मोशन मतलब कोई भी बॉडी का जो जनरल मोशन है उसमें दोनों मोशन हो सकता है इन्वॉल्व हो। मतलब उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है आगे बढ़ रहा हो और वो बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रही है। मतलब देखो, ट्रांसलेशन मोशन हम लोगों ने पढ़ा बिफोर रोटेशन। बिफोर रोटेशन जितने भी चैप्टर थे वो सारे के सारे ट्रांसलेशन मोशन के थे, और अब हम लोग बढ़ रहे हैं रोटेशन मोशन की तरफ, यानी कि बॉडी रोटेट भी हो रही है। तो अब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों कंबाइन है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स पार्ट। काइनेमेटिक्स ऑफ, या सिर्फ काइनेमेटिक्स लिख दो। एक सेकेंड। अब देखो काइनेमेटिक्स पार्ट में क्या है, जैसे हम लोग एक स्फेरिकल बॉडी लेके चलते हैं, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी लेके चलने का मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ मास इसका v वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है और ये बॉडी ओमेगा से क्लॉकवाइज रोटेट भी हो रही है। मतलब तुम ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये व्हील का केस है। जैसे व्हील में क्या होता है कि व्हील आगे भी बढ़ रहा है और व्हील घूम भी रहा है, ठीक। तो अब देखो इसके ऊपर सेंटर ऑफ मास को हम सी लिख देते हैं सपोज, ठीक। इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट पी लिख देते हैं, इधर वाला पॉइंट ए ले लेते हैं, इधर वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ए ले लेते हैं, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, ठीक। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी कंबाइंड मोशन अगर है तो उस कंबाइंड मोशन को हम ट्रांसलेशन और रोटेशन पार्ट अलग अलग कर सकते हैं। कोई भी कंबाइंड मोशन है उसके ट्रांसलेशन और रोटेशन पार्ट अलग अलग कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसका ट्रांसलेशन पार्ट और रोटेशन पार्ट अलग अलग करें तो बताओ कि कैसे बनेगा। जैसे मैं क्या करने वाला हूं, पहले वाले पार्ट को बोल रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन, पहले वाले पार्ट को बोल रहे हैं प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये बताओ कि प्योर ट्रांसलेशन में मैंने बताया था कि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसका सेंटर भी v स्पीड से जा रहा होगा, पॉइंट बी भी v स्पीड से जा रहा होगा, पॉइंट डी की स्पीड भी v होगी, पॉइंट पी की स्पीड भी v होगी। यही तो मतलब होता है ना ट्रांसलेशन मोशन का, कि बॉडी के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी सेम है। प्लस प्लस इसमें हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं रोटेशन मोशन। तो रोटेशन मोशन अगर हम सुपर इम्पोज करें इस पे तो इसमें ये v हटा देते हैं। तो रोटेशन मोशन के हिसाब से देखो इसका जो सेंटर है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो अब मुझे बताओगे कि पॉइंट ए की वेलोसिटी कितनी होगी ओमेगा की वजह से, बोलो। आर ओमेगा। ये बॉडी जो है ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, हाँ। तो पॉइंट ए का वेलोसिटी कितना आएगा, अगर इसका रेडियस आर है तो आर ओमेगा इधर आएगा। पॉइंट बी का वेलोसिटी आर ओमेगा इधर आएगा। पॉइंट पी का वेलोसिटी आर ओमेगा इधर आएगा। पॉइंट डी का वेलोसिटी आर ओमेगा इधर आएगा, बोलो। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया इसका, इसको बोल रहे हैं हम लोग प्योर रोटेशन मोशन। इसमें कोई डाउट यहां तक बताओ। अब अगर हमें तुमसे ये पूछा जाए कि नहीं मुझे पॉइंट ए का नेट वेलोसिटी बताओ क्या होगा, पॉइंट ए का, तो बताओगे कि पॉइंट ए का वेलोसिटी क्या बनेगा, वेलोसिटी। पॉइंट ए के वेलोसिटी में तुम ध्यान से बोलोगे कि भाई इसमें v भी इधर ही है और इसमें आर ओमेगा भी इधर ही है, तो पॉइंट ए का वेलोसिटी हो गया v प्लस आर ओमेगा, ठीक। और बताते जाओ पॉइंट बी का वेलोसिटी क्या बनेगा, तो पॉइंट बी के पास v इधर की तरफ है और आर ओमेगा इधर की तरफ है या नहीं है। तो पॉइंट बी का जो नेट वेलोसिटी होगा अगर हम उसका वेक्टर फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं तो रिजल्टेंट लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये रिजल्टेंट बनेगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का
होल स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट इसमें? इसी तरह से मुझे बताओ पॉइंट सी का वेलोसिटी क्या होगा? क्यों भाई, पॉइंट डी का वेलोसिटी क्या होगा और पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या होगा? बताओ अपने आप। पॉइंट सी के पास सिर्फ वी होगा, पॉइंट के पास वी इधर होगा और आर ओमेगा ऊपर की तरफ होगा। पॉइंट पी के पास ध्यान से देखो तो पॉइंट पी के पास वी इधर होगा और आर ओमेगा इधर होगा। वी माइनस आर ओमेगा। तो अब देखो, अब v माइनस आर ओमेगा भी हो सकता है और आर ओमेगा माइनस वी भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है। क्यों भाई, अगर हम v बड़ा ले लें तो ये हो जाएगा v माइनस आर ओमेगा आई कैप। देखो इतना नोट करो, बताओ कोई डाउट है इसमें तो बोलिए। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात वेलोसिटी की। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं एक्सीलरेशन की। अब ऐसे समझो कि बॉडी जो है वो v स्पीड से आगे भी जा रही है, a एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट भी हो रही है। पहले हमने सिर्फ v और ओमेगा लिया, मतलब v कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। दूसरे केस में हमने इसको कर देते हैं पॉइंट नंबर 1 और इसको कर देते हैं पॉइंट नंबर 2 एक्सीलरेशन के लिए। तो जरा बताओगे कि इस केस में क्या कहेंगे? v आगे है, a भी है, ओमेगा भी है, अल्फा भी है। तो अब इसको जो हम डिवाइड करेंगे अलग अलग तो क्या आएगा? प्योर ट्रांसलेशन में क्या क्या बनेंगी बताओ? प्योर ट्रांसलेशन में ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट के पास वेलोसिटी और ओमेगा सॉरी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों होंगे, यानी v भी होगा, a भी होगा, v भी होगा, a भी होगा। हालांकि हमको वेलोसिटी डिस्कस नहीं करनी है, हमको एक्सीलरेशन डिस्कस करना है, तो हम सिर्फ एक्सीलरेशन ही निकालते हैं। वेलोसिटी तो हम लोगों ने कर ली डिस्कस, तो एक्सीलरेशन दिखाओ। तो हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन a प्योर ट्रांसलेशन की वजह से राइट साइड में आएगा। बताना कहीं डाउट है तो। प्लस अगर बॉडी के अंदर ओमेगा है और अल्फा है, ओमेगा भी है और अल्फा भी है, जरा ध्यान से देखना इस बार। तो ये बताओगे कि ओमेगा की वजह से पॉइंट ए के पास क्या एक्सीलरेशन होगा? ओमेगा की वजह से पॉइंट ए के पास क्या एक्सीलरेशन होगा और अल्फा की वजह से क्या एक्सीलरेशन होगा? क्योंकि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, याद करो, तो उसके पास रेडियल एक्सीलरेशन भी होता है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है। होता है नहीं होता है? रेडियल भी होता है और टेंजेंशियल भी होता है। तो अगर हम रेडियल और टेंजेंशियल दोनों लेना चाहें, क्यों भाई, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों लेना चाहें तो क्या बनेगा बताओगे? ए पॉइंट का एक्सीलरेशन एटी प्लस यार पिक्चर में। आर ओमेगा स्क्वायर टुवर्ड सेंटर होगा और आर अल्फा इधर की तरफ होगा। ये बॉडी के पास ओमेगा भी है और अल्फा भी है, ध्यान से देखना। इसी तरह से पॉइंट बी के पास आर अल्फा किधर होगा? आर अल्फा इधर की तरफ होगा और आर ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ होगा। इसी तरह से पॉइंट पी के पास आर अल्फा इधर की तरफ होगा और आर ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ होगा। और पॉइंट डी के पास भी आर ओमेगा स्क्वायर इधर की तरफ होगा और आर अल्फा इधर की तरफ होगा। बोलो। तो अगर हमसे कहा जाए कि भाई अब बताओ पॉइंट ए का टोटल एक्सीलरेशन क्या होगा, तो पॉइंट ए के पास ध्यान से देखो, राइट साइड में ए है और आर अल्फा है और इधर की तरफ इसके पास आर ओमेगा स्क्वायर है। ऐसे ही पॉइंट बी के पास ए इधर है, आर ओमेगा स्क्वायर इधर है और आर अल्फा इधर है। मेनली मैंने ये जो बताया है। और ऐसे ही पॉइंट पी के पास निकाल लो, पॉइंट पी के पास ए इधर है, आर अल्फा इधर है और आर ओमेगा स्क्वायर इधर है। मतलब इतने एक्सीलरेशन हैं, मतलब जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन बनेगा इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा। बोलो। तो पहला पॉइंट हमारा यही है समझने वाला कि अगर बॉडी कंबाइंड मोशन में है तो बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी और बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या निकाल सकते हो? बताओ। सर अगर ए की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगी तो क्या ये टायर रोटेट करना नहीं बंद कर देगा? ए की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगी तो उस मूवमेंट पे किसी पॉइंट का एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो हो सकता है, उस मूवमेंट पे।
हम ये जो एक्सीलरेशन डिस्कस करते हैं एक मूवमेंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैंने जितनी भी बातें लिखी हो इनका वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जो वैल्यू हो वो वैल्यू रख दो। नहीं सर, मतलब अगर ए आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा तो क्या ये व्हील रोटेट करना बंद कर देगा? क्योंकि सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फिर होगा नहीं उसके पास। ऐसा क्यों कह नेट रहे एक्सेल हो? क्यों क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन तो बाहर की तरफ आ जाएगा ना, ए माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। किस पॉइंट का बात कर रहे हो तुम एक बी पॉइंट पॉइंट के का। बारे में है? बी पॉइंट का। तो एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो ना, तो उस हाँ यस पॉइंट का जो पाथ है ग्राउंड फ्रेम में थोड़े ना सर्कुलर है। ग्राउंड फ्रेम में तो पॉइंट बी का पाथ कैसा होगा? सर, स्पाइरल जैसा। हाँ, तो वो तो अलग है ना, उससे क्या मतलब है? हाँ यस सर। बोलिए, किसी भी पॉइंट का एक्सीलरेशन, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी इन कंबाइंड मोशन निकाल सकते हो। सीधा सीधा तरीका है कि हम उसका ट्रांसलेशन पार्ट और रोटेशन पार्ट अलग अलग कर देते हैं और अलग अलग करने के बाद कैलकुलेट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, ऐसे समझ लो। इसमें जैसे एक छोटा सा पॉइंट का जवाब दे सकते हो, जैसे मान लो जैसे मान लो कि ये रॉड है हमारे पास, ठीक है। इस रॉड के सेंटर के पास इस रॉड के सेंटर सॉरी इस रॉड के सेंटर का वेलोसिटी v है, और इस रॉड का ओमेगा दिया हुआ है v अपॉन 2l, या v अपॉन l ले लेते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, कांस्टेंट है ये, यानी v भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो हमें निकालना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, acceleration of A, acceleration of B when rod has rotated through 90 डिग्री। मतलब रॉड जब 90 डिग्री रोटेट हो जाएगी उसके बाद पॉइंट ए का वेलोसिटी और पॉइंट बी का वेलोसिटी, पॉइंट ए का एक्सीलरेशन, पॉइंट बी का एक्सीलरेशन बता सकते हो इसको? देखो करो, क्लियर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर बताए हैं ये जनरल बॉडी के लिए वैलिड है, कोई भी केसेस हो, कोई भी कंबाइंड मोशन हो। तो जैसे ये भी एक कंबाइंड मोशन है, रॉड आगे भी बढ़ रही है और रॉड अपने सेंटर के अबाउट घूम भी रही है। करो ट्राई। देखो इस केस में क्या होगा, एक बात तो पक्की है कि रॉड जो है ये 90 डिग्री रोटेट होने के बाद इस तरह से सीधी हो जाएगी, ठीक है। और इसके सेंटर के पास ध्यान से देखो, इसके सेंटर के पास v इधर है और सेंटर के अबाउट इसके पास ओमेगा v अपॉन एल इधर है। तो अब बताओ कि पॉइंट ए के पास कौन कौन सी वेलोसिटीज होंगी? तो देखो पॉइंट ए के पास v इधर की तरफ होगी और पॉइंट ए के पास l/2 ओमेगा इधर की तरफ होगा। और l/2 ओमेगा की वैल्यू अगर लिखेंगे तो कितना बनेगा? ये v/2 बनेगा। तो भाई इसी तरह पॉइंट बी का v इधर होगा और l/2 ओमेगा इधर होगा, यानी ये भी v/2 होगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। कितना आएगा ये? अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 4, तो ये √5 v/2 आएगा। निकाला ये कि नहीं निकाल पाए? बताइए। यस सर। और एक्सीलरेशन होगा सिर्फ ओमेगा की वजह से, तो ओमेगा की वजह से पॉइंट ए और पॉइंट बी का एक्सीलरेशन कितना होगा? तो इसको लिखेंगे हम लोग आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर का मतलब है आर की जगह हो गया l/2 और ओमेगा स्क्वायर, तो देख लो कितना बनेगा, l/2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई 2l।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा स्पेशल केस व्हेन, इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग और प्योर रोलिंग ऑन अ horizontal fixed surface. रोलिंग और प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस, रोलिंग और प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस। तो देखो रोलिंग मतलब जब ये व्हील हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, जब ये व्हील हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो ये सरफेस हो गया और इसके सेंटर के पास वेलोसिटी v है और सेंटर के अबाउट इसके पास ओमेगा है। तो देखो रोलिंग मोशन हम किसको बोल रहे हैं, तो रोलिंग मोशन का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, अ स्फीयर और स्फेरिकल बॉडी बोल सकते हैं, अ स्फेरिकल बॉडी is said to be in rolling motion if it does not slip with respect to point of contact। ठीक है, रोलिंग का मतलब क्या है, जैसे अगर तुमने कोई व्हील देखा हो, कार का व्हील हो गया, साइकिल का व्हील हो गया, तो वो जब रोड पे चल रहा है ना, तो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है ना उस पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो नो स्लिपिंग वाले मोशन को ही हम लोग रोलिंग मोशन कह रहे हैं। तो स्लिपिंग नहीं हो रही का क्या मतलब होगा, तो स्लिपिंग नहीं होने का मतलब ये है कि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो पॉइंट पी है जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर हम इस पॉइंट पी को थोड़ा ठीक से स्टडी करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो जो सरफेस है, इस व्हील का पॉइंट पी और सरफेस का पॉइंट क्यू, इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो स्लिपिंग नहीं तभी होगी जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। क्यों भाई, अगर हम चाहते हैं दो सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग नहीं हो, तो स्लिपिंग नहीं होने का मतलब है कि दोनों का वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो यहां पे बोल सकते हैं कि फॉर नो स्लिपिंग Vp इज इक्वल टू Vq। अब Vp हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था, Vp को हम लोगों ने लिखा था V माइनस आर ओमेगा, और Vq क्या होगा, तो Vq जीरो होगा, Vq जीरो होगा ना क्योंकि ग्राउंड का पॉइंट है। तो यहां से तुम्हें कंडीशन मिल जाएगी दैट V इज इक्वल टू आर ओमेगा, दैट V इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अगर हम इसी को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा AT इज इक्वल टू या A इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो, ये कंडीशन हो गई रोलिंग की, रोलिंग ऑन अ फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस। बट ध्यान रखना 90% क्वेश्चन में तो फिक्स सरफेस पे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा फिक्स सरफेस पे ही होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो जैसे मान लो कि ये कोई एग्जांपल है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे तो कैसा भी एग्जांपल होगा सेम कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि ये स्फीयर है, ये v1 स्पीड से और ओमेगा से घूम रहा है, और ये प्लैंक है, ये v2 स्पीड से इधर जा रहा है। तो बताओ कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ रोलिंग, व्हाट इज कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग, what is condition of no slipping? So V1 minus R omega is equals to V2. करेक्ट। हम फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट P और पॉइंट P के नीचे वाला पॉइंट Q, इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर हम Vp इक्वल टू VQ करेंगे तो Vp की वैल्यू लिखेंगे V1 माइनस आर ओमेगा और VQ की वैल्यू लिखेंगे V2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1 इज इक्वल टू V2 प्लस आर ओमेगा।
मतलब ये देखो, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, समझना है केवल, ठीक है ना। फिक्स सरफेस पे अगर हो रही है तो v इक्वल टू आर ओमेगा ध्यान रख सकते हो, बट अगर फिक्स सरफेस नहीं है तो फिर डिफरेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और बताओ कि जैसे रोलिंग फिक्स सरफेस पे हो रही है और डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट डी है, तो इनकी स्पीड क्या होंगी रोलिंग कंसीडर करते हुए? ए पॉइंट की स्पीड क्या बनेगी v इक्वल टू आर ओमेगा अगर लगा दें तो? क्या ए पॉइंट की स्पीड 2v आएगी? बोलो। बी पॉइंट की स्पीड क्या बनेगी? तो बी पॉइंट की स्पीड तुम देखोगे कि v इधर भी है और बी पॉइंट के पास v इधर भी आएगा, तो बी पॉइंट की स्पीड v√2 हो जाएगी। तो रोलिंग के केस में ऑन हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस, ऑन हॉरिजॉन्टल फिक्स सरफेस, अगर ये रोल हो रहा है तो कई बार क्या होगा ना कि तुम्हें ओमेगा नहीं बताएगा, वो सिंपली ये कहेगा कि ये रोल हो रहा है v स्पीड से। तो हमको ये बात मालूम है कि अगर v स्पीड से रोल हो रहा है तो इसका जो ओमेगा होगा वो v अपॉन आर बनेगा। तो इसके अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी बताओ जरा क्या बनेगी? पॉइंट ए की, पॉइंट बी की, पॉइंट सी की, पॉइंट डी की और पॉइंट पी की। तो पॉइंट पी की वेलोसिटी तो 0 है, पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या 2v होगी, पॉइंट बी की और पॉइंट डी की वेलोसिटी क्या v√2 होगी? बोलिए, बनेगा नहीं बनेगा? एक्सीलरेशन बताओ कि पॉइंट पी का क्या होगा? पॉइंट पी का एक्सीलरेशन, अगर स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से रोलिंग हो रही है, तो सिर्फ इसके पास ओमेगा है तो एक्सीलरेशन सिर्फ ओमेगा वाला होगा। तो पॉइंट पी का एक्सीलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होगा टुवर्ड सेंटर, या इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड सेंटर। इसी तरह ए पॉइंट का एक्सीलरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड सेंटर। बी पॉइंट का एक्सीलरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड सेंटर। क्लियर है डायरेक्शन? यानी अगर कोई व्हील रोल कर रहा है तो उसके अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी, उसके अलग अलग पॉइंट का एक्सीलरेशन, दोनों बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। बोलिए। क्लियर है? बताओ, वेलोसिटी को लेके कोई पॉइंट में डाउट है तो? देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं, इस बार ही आया था ये और रोलिंग पे ही बेस्ड है, करो ट्राई। देखो इस केस में क्या है, ये रोलर जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है, ठीक है। और रोल करने का मतलब ये है कि ये जो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है ये रेस्ट पे रहेगा, और ऐसा करने के लिए इसके पास एक v होगा और इसके पास एक ओमेगा होगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे, v अपॉन स्मॉल आर या v अपॉन कैपिटल आर? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। अगर ये रोल कर रहा है ग्राउंड सरफेस के ऊपर तो इसका जो ओमेगा है और जो इसका v है उसके बीच में जो r आएगा वो r कौन सा लोगे, स्मॉल वाला या बड़ा वाला? कैपिटल आर सर। कैपिटल आर लेंगे, ठीक है, क्योंकि पी पॉइंट रेस्ट पे बनाना है। अब तुम्हें ये बताओ कि ये जो मीटर स्केल जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट ए, और ये हो गया लेट से पॉइंट सी, पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या लिखोगे बताओ? पॉइंट ए के कौन सी वेलोसिटी होंगी बताओ? तो अगर तुम प्योर ट्रांसलेशन अलग करोगे तो पॉइंट ए के पास v होगी, और प्योर रोटेशन की वजह से ए के पास क्या होगी? तो प्योर रोटेशन की वजह से ए के पास स्मॉल आर ओमेगा होगी। यस सर। बताओ। यस सर। हाँ, वैल्यू रखो, क्या आएगा?
ये आएगा v प्लस स्मॉल r इंटू वी अपॉन कैपिटल R। तो ध्यान से देखो तो ये 3v/2 आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल r अपॉन कैपिटल R 1/2 है। यानी ए पॉइंट की वेलोसिटी 3v/2 है और सेंटर की वेलोसिटी v है। बोलो, तो ये बताओ कि जितनी देर में सेंटर 50 सेंटीमीटर जा रहा है उतनी देर में पॉइंट ए कितना जाएगा? इफ सेंटर moves 50 centimeter in some time, then point A of plank will travel, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू 3/2। क्यों भाई? यानी पॉइंट ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 75। तो ये बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू सी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्केल कितना होगा? क्योंकि सी भी आगे बढ़ रहा है, प्लैंक भी आगे बढ़ रहा है। प्लैंक आगे बढ़ा 75, सी आगे बढ़ा 50, तो सी के रिस्पेक्ट में वो कितना आगे बढ़ेगा? तो सी के रिस्पेक्ट में वो 75 माइनस 50 यानी 25 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा। तो इसका डायग्राम देखने में कैसा बनेगा? क्यों भाई? तो ये डायग्राम जो बनेगा इसका, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखो, ठीक है ना। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? ये 25 वाला पॉइंट होगा। ये बात क्लियर है या नहीं, बताओ? ये बात क्लियर है ना? बोलिए। सेंटर आगे जा रहा है 50 सेंटीमीटर और ये जो स्केल है ये आगे जा रहा है 75 सेंटीमीटर, लेकिन ग्राउंड से देखने पे व्हील के रिस्पेक्ट में वो कितना आगे जाएगा? तो व्हील के रिस्पेक्ट में 25 आगे निकलेगा वो। क्लियर है क्वेश्चन? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो, इसको ट्राई करो। निकाला इस केस में? देखो यहाँ भी वैसे ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो बड़ा वाला व्हील है ये ओमेगा से रोल कर रहा है। तो अभी बताओ कि अगर ये ओमेगा से रोल कर रहा है तो इसका जो सेंटर होगा वो कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा होगा? बताओगे? अगर ये ओमेगा से रोल कर रहा है तो इसका सेंटर कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा? 3r omega. 3r ओमेगा। वेरी गुड। अब क्या करना है हमको? अब हमको पॉइंट पी का वेलोसिटी निकालना है, लेकिन पॉइंट पी जिस डिस्क में है वो अंदर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ओमेगा/2 से। तो पॉइंट पी के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो अंदर वाली डिस्क है, फॉर इनर डिस्क, तो इनर डिस्क के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और इनर डिस्क में हम लोग ये बोलेंगे कि जो अंदर वाली डिस्क है, ध्यान से देखना, इसका सेंटर 3r ओमेगा से इधर जा रहा है और ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा/2 से जा रही है। क्यों भाई? तो अब अगर हमें इसमें पी पॉइंट का निकालना है वेलोसिटी, ध्यान से देखो पी पॉइंट कहाँ है? पी पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो पी पॉइंट के पास ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी होगी 3r ओमेगा। क्यों भाई? और रोटेशन वाला इसके पास वेलोसिटी होगा r ओमेगा/2। देखो, और बड़ा फिगर बनाओ, ये दिख रहा है? क्यों भाई? और एंगल ये कितना आएगा? अब ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला भी ध्यान से देखो तो 30 आएगा। यानी पॉइंट पी की जो वेलोसिटी है वो होगी 3r ओमेगा माइनस r ओमेगा/2 साइन 30 आई कैप, पॉइंट पी की वेलोसिटी, और प्लस r ओमेगा/2 cos 30 जे कैप। तो देखो इसमें कोई दो ऑप्शन मैच कर रहे होंगे? कर रहे हैं? ए और बी। क्लियर है क्वेश्चन? बताओ।
डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक हेडिंग डालते हैं, डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। देखो अभी तक हम लोगों ने देखा था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन ये सब डिस्कस करते हैं। डायनेमिक्स में हम लोग फोर्सेस वगैरह डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक्स स्टडी करने के लिए क्या है, एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, एग्जांपल फिर से वैसे ही लेते हैं कि कोई एक सॉलिड स्फीयर है या फिर सपोज सिलेंडर है, ठीक है, m, r, और इसके सेंटर पे हम लोगों ने एक फोर्स F लगाया हुआ है और जो सरफेस है वो सफिशिएंटली रफ है। अच्छा एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन में रोलिंग हो रही है ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि रोलिंग स्पेशल टाइप का मोशन है। तो देखो तीन तरीके हैं इसको पता करने के। एक तरीका तो ये है कि क्वेश्चन में लिखा ही होगा कि रोलिंग हो रही है, तो पता चल गया कि रोलिंग हो रही है। दूसरा तरीका ये कि वो लिखा होगा कि देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देयर इज नो स्लिपिंग एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब भी वही है कि रोलिंग हो रही है। और तीसरा तरीका है वो ये लिखेगा कि सरफेस इज सफिशिएंटली रफ, क्योंकि अगर सरफेस सफिशिएंटली रफ है तो इसका मतलब होगा कि वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वहां सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा दैट मींस इट इज नो स्लिपिंग। तो रोलिंग हो रही है ऐसा लिखा हुआ है, या नो स्लिपिंग लिखा हुआ है, या फिर सफिशिएंट फ्रिक्शन लिखा हुआ है, तो इन तीनों बातों का मतलब एक ही है कि रोलिंग का केस है। ठीक, अब है क्या, इस केस में भी जैसे सफिशिएंटली रफ लिखा हुआ है, अब फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो इसके सेंटर के पास एक्सीलरेशन होगा ए, और इसके पास अल्फा होगा। तो अल्फा को हम लोग डायरेक्टली a/r लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में जो पॉइंट P होगा वो स्लिपिंग नहीं होगी, तो v इक्वल टू r ओमेगा होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a इक्वल टू r अल्फा होगा। तो हमें a भी एज्यूम करना पड़ेगा, हमें अल्फा भी एज्यूम करना पड़ेगा। और कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर, फ्रिक्शन बताएगा कोई किधर लगेगा? P पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, राइट में लगेगा कि लेफ्ट में लगेगा? राइट में लगेगा सर। राइट में। फ्रिक्शन राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा? सर लेफ्ट में, लेफ्ट में। इस केस में फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। कैसे पता किया कि लेफ्ट में लगेगा, बताओ? क्योंकि सर स्लिपिंग तो हो नहीं रही है। हाँ, अगर स्लिपिंग होती तो राइट में लगता फिर। अरे वाह, यहाँ पे रोल कर रहा है। ये अच्छा तरीका तुमने बताया। नहीं सर, क्योंकि फिर उस पॉइंट पे रोलिंग एक बैलेंस्ड मोशन है। बैलेंस्ड मोशन का मतलब है कि रोलिंग के अंदर ट्रांसलेशन भी है और रोलिंग के अंदर रोटेशन भी है। अब ध्यान से देखो, ट्रांसलेट करने के लिए इसके ऊपर F लग रहा है, यानी ऐसे सोचो कि एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने के लिए फोर्स है, लेकिन ये बताओ कि इसको अल्फा प्रोवाइड करने के लिए कौन सा टॉर्क है C के अबाउट, क्योंकि इस पे mg और नॉर्मल तो कोई टॉर्क प्रोवाइड करेंगे नहीं, और ये जो F लग रहा है ये भी कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा। mg इसको कोई टॉर्क नहीं देगा, नॉर्मल इसको कोई टॉर्क नहीं देगा, F इसको कोई टॉर्क नहीं देगा, तो इसको अल्फा कौन प्रोवाइड करेगा बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? लेफ्ट में। क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा हो जाएगा फिर? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें एक चीज नहीं समझ। हाँ बोलिए सर आपने बताया था कि फ्रिक्शन तब लगता है जब दो पॉइंट्स के बीच रिलेटिव मोशन होता है। हाँ, सर यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन कैसे लग रहा है? तुम ये बताओ कि अगर ये सरफेस सफिशिएंटली रफ की जगह स्मूथ होती तो P पॉइंट स्लिप होता कि नहीं होता, बताओ? हाँ, P पॉइंट स्लिप हो जाता। तो फिर अगर रफ है तो स्लिप नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा होगा? फ्रिक्शन लग रहा है तभी तो नहीं हो रहा है। यस सर। सर लेकिन जो रिलेटिव मोशन है P पॉइंट का, हाँ, वो सर पीछे की तरफ है, तो सर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगना चाहिए। नहीं बेटा, रिलेटिव मोशन पीछे की तरफ नहीं है, उसकी टेंडेंसी आगे की तरफ स्लिप होने की है,
क्योंकि मैंने कहा ना कि अगर स्मूथ सरफेस होगी तो पी पॉइंट किधर स्लिप होगा, अच्छा फोर्स आगे की तरफ लगा है तो आगे स्लिप फोर्स की तरफ है, फोर्स की वजह से ना। हाँ यस सर। तो हमने फोर्स इधर बना दिया, एक्सीलरेशन बना दिया, और फ्रिक्शन इस पे पीछे की तरफ लग रहा है। तो ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन बनेगी F माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए। ट्रांसलेशन में हम सारे फोर्सेस सेंटर पे मान लेते हैं, और रोटेशन में बताओगे कि कौन टॉर्क दे रहा है इसको क्यों भाई, रोटेशन में इसको कौन टॉर्क दे रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना टॉर्क दे रहा है? तो इसको लिखेंगे एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई टू, अल्फा की जगह ए बाई आर। तो ये हो गया इक्वेशन 2। देखो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तुम्हें ए मिल जाएगा। बताओ इन दोनों से ए निकल आएगा ना, दोनों को ऐड करोगे भाई, आर तो कैंसिल हो गया, ऐड कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ से तुमको F इक्वल टू 3 एम ए बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ से ए आ जाएगा 2F अपॉन 3m, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी a बाई आर, अल्फा हो जाएगा 2F अपॉन 3mr। और फ्रिक्शन की वैल्यू है ma बाई 2, तो अगर ma बाई 2 लिखेंगे तो ये आएगा F बाई 3। देखो ये बस मैंने एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है ना। फ्रिक्शन के डायरेक्शन के बारे में मैं एक बात ये भी बोलूंगा कि जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैंने जो जो बातें बोली, तुमने उससे डायरेक्शन गैस कर लिया कि इसका डायरेक्शन पीछे लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं रोलिंग की जिसमें तुम्हें फ्रिक्शन का डायरेक्शन गैस नहीं हो पाएगा कि राइट में लगेगा कि लेफ्ट में लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में तुम इसको राइट या लेफ्ट में कहीं भी ले लेना, लेकिन जहां लेना उसके हिसाब से इक्वेशन बनाना, तो तुम्हारा फाइनल आंसर अपने आप बता देगा कि अगर वो प्लस में आएगा तो इसका मतलब तुमने डायरेक्शन सही लिया है, अगर माइनस में आएगा तो मतलब डायरेक्शन केवल पलट देना है। मतलब उससे बाकी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। बात समझ में आई? इस पर्टिकुलर केस में हम लोगों ने निकाल लिया कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है, किधर लग रहा है। लेकिन अगर किधर लग रहा वाली बात अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो उस केस में हम लोग ये काम कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट में कहीं भी एज्यूम करके आगे प्रोसीड कर जाओ। सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कि फ्रिक्शन राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा। ठीक है, बोलिए। अगर काइनेटिक होता तो क्या प्रॉब्लम होती? काइनेटिक में फिर वो रोलिंग मोशन नहीं कहलाएगा, काइनेटिक वाले केसेस हम लोग करेंगे। काइनेटिक में क्या होता है ना, एक्चुअल स्लिपिंग होती है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर गलत ले लिया है तो फिर पूरा क्वेश्चन फिर पूरा गलत हो जाता है, शुरू से सॉल्व करना पड़ता है। स्टैटिक में ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे किसी भी स्टैटिक फ्रिक्शन जहाँ पर लग रहा हो वहां पर डायरेक्शन ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो थ्योरी वाले पॉइंट्स तो बता दिए, इनफैक्ट क्वेश्चन ही हैं हमको डिफरेंट टाइप के सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे दूंगा, हो सकता है तुमसे नहीं होंगे, एग्जाम्पल वगैरह की हेल्प ले लेना, HCV के एग्जाम्पल थोड़े हेल्प ले लेना और ट्राई करना कि हो जाए, फिर तो डिस्कस करेंगे ही, ठीक है सर